इस समाज में अनाथ होना कितना बड़ा पाप है, ये बात बबीता अच्छे से जानती है। बिन माँ बाप की अनाथ और ऊपर से बोनी बबीता को समाज ने बार बार ठुकराया है। बचपन में जब सभी बच्चे बढ़ रहे थे तो बबीता की हाइट छोटी ही रह गई थी, जिसे देख बाकी सभी बच्चे उसे चढ़ाते थे। अरे ओ बोनी, चल निकल यहाँ से, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, मेरी माँ कहती है इस पोनी के साथ मत खेलना, नहीं तो हम भी पोनी बन जाएंगी। ये सुनकर बेचारी बबीता उदास मन से घर लौट आती है। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। तब से वो अपने मामा मामी के साथ ही रहती थी, लेकिन उसके मामा मामी भी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे। तेरी माँ खुद तो मर गई, ऊपर से तुझे छोड़ गई मेरी जान खाने के लिए। बबीता को पता ही नहीं था कि माँ बाप का प्यार आखिर क्या होता है, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था तो उसके माता पिता नहीं थे और मामा मामी ने भी उसे कभी वो प्यार नहीं दिया। उसकी मामी उससे घर का सारा काम करवाती थी। घर की कामकाज में ही उसका बचपन बीत गया, क्योंकि बोनी होने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेले। देखते ही देखते बबीता 20 साल की हो गई। पता नहीं मुझे कभी माँ का प्यार मिलेगा भी या नहीं। और लड़कियों की तरह बबीता के भी कुछ सपने थे। उसने सपना देखा कि और लड़कियों की तरह उसकी भी शादी हो रही है और उसका दूल्हा घोड़े पे सवार होकर उसे लेने आया है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये सपना चूर चूर होने वाला है और उसकी किस्मत एक बार फिर से उसे धोखा देने वाली है। एक दिन उसकी मामी अपने पति से बात कर रही होती है। सुनो जी, हम उस अनाथ के ऊपर अपना सब कुछ नहीं लुटा सकते। हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनकी पढ़ाई और शादी के बारे में भी तो सोचना है। अरे तो क्या ऐसे उम्र भर अपने पास ही बिठा कर रखे और उसे मुफ्त में खिलाते पिलाते ना क्या? नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने गांव में मेला लगने वाला है और उसमें शहर से लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन उससे इस बोनी का लेना देना क्या है? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इसके बाद मामी ने मामा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह डार्लिंग, आइडिया तो एक नंबर है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बोनी की शादी भी हो जाएगी और हमें कोई दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा, जिसे देखने गांव के सभी लोग गए, लेकिन बोनी बबीता के साथ कोई भी लड़की नहीं गई। इसीलिए बेचारी बबीता अकेले ही मेला देखने चली गई। फिर वो एक चूड़ी वाले की दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद से कहने लगी, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, काश मैं भी इन्हें खरीद पाती। उसकी बात सुनकर उस चूड़ी वाले लड़के नीरज ने कहा, तो आपको इसमें से जो भी चूड़ी चाहिए ना, आप पसंद कर लीजिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तो मैं कहाँ आपसे पैसे मांग रहा हूँ। दुकानदार नीरज भी इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत भी कई साल पहले हो चुका था और छोटी जाति और गरीब होने के कारण नीरज का कोई भी दोस्त नहीं था। नीरज ने बबीता के हाथ में चूड़ियां पहनाई। मेरा नाम ना नीरज है, आपका नाम क्या है? मेरा तो बबीता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो आपने मुझे फ्री में चूड़ियां दे दी। अरे पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अच्छा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करोगे? जिंदगी में पहली बार बबीता की तरफ किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भला वो इनकार कैसे करती। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे के दोस्त बन गए। आप कल फिर से मेले में आना, मैं ना आपको मेला घुमा दूंगा। उधर दूसरी तरफ मेले में ही बबीता का मामा शहर से आए एक लड़के नरेश से बात कर रहा था। वो लड़का दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। आप तो शहरी बाबू हो, आप हम गरीबों के घर खाना क्यों खाओगे? क्यों नहीं खाएंगे भैया, आप खिलाकर तो देखो, हम जरूर खाएंगे। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। उधर घर पहुंचकर बबीता अपनी उन चूड़ियों को देख रही थी और नीरज के बारे में सोच रही थी। उधर नीरज भी सारी रात बबीता के बारे में ही सोचता रहा। कुछ देर बाद मामा नरेश को लेकर घर पहुंच गया और उसे खाना खाने को दिया, जिसमें उन्होंने नींद की गोलियां मिला दी थी। खाना खाते ही नरेश बेहोश हो गया और मामी जबरदस्ती बबीता को पकड़कर लाई और नरेश के साथ उसकी शादी कर दी।
अगले दिन नरेश उठा तो उसने देखा उस शादी के जोड़े में बबीता के साथ लेटा हुआ है और बबीता रो रही है। तुम कौन हो और मेरे साथ इस कमरे में क्यों हो? हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई शादी नहीं की। कल रात को हम सबके सामने तुमने बबीता से शादी की है और तुम पीछे हटे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। बबीता को जबरदस्ती नरेश के गले बांध लिया गया था। नरेश उसे लेकर शहर चला गया। चलो इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। नरेश बबीता के साथ अपने घर पहुंचा। बौनी लड़की को देख नरेश की माँ कमला गुस्सा हो गई। ये तू किस चिड़िया को उठा लाया है? माँ, जबरदस्ती मेरी इस लड़की से शादी करवा दी है। शादी? और वो भी इस बोनी से? हम इस शादी को नहीं मानते। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मुझे अपना लीजिए। बचपन से अनाथ हूँ, माँ के प्यार के लिए कब से तरस रही हूँ। अपनी बकवास बंद कर और निकल जा मेरे घर से, नहीं तो गुंडों से कहकर तुझे कटवा कर फेंक दूंगी। बबीता रोते हुए उस घर से निकल गई। उधर मेले में नीरज बबीता का इंतजार करता रहा, लेकिन जब शाम तक वो नहीं आई तो वो बबीता को ढूंढते हुए उसके मामा के घर जा पहुंचा। कल रात ही उसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के से हो गई है और वो अपने ससुराल शहर चली गई है। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? चलो निकलो मेरे घर से। जरूर कुछ गड़बड़ है। भला एक रात में ही बबीता की शादी, मुझे इसका ये मामा ठीक नहीं लग रहा है। बबीता को ढूंढते हुए नीरज बस पकड़कर शहर चला गया और वो घर घर जाकर बबीता के बारे में पूछने लगा। यहाँ बबीता नाम की कोई बोनी लड़की रहती है क्या? लेकिन सबके दरवाजे पे ना के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर भूख के मारे बबीता की हालत खराब हो रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कोई कुछ खाने को दे दो। लेकिन एक बौनी लड़की की बात भला कौन सुनता। फिर बबीता एक लड़के के पीछे पीछे जाने लगी। साहब, साहब मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है साहब। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नीरज था। नीरज? बबीता, मैं तुम्हें ढूंढते हुए ही गांव से शहर आया हूँ। तुमने शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझे खुद नहीं पता था नीरज। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से करवा दी, लेकिन उसकी माँ ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। बबीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नीरज। दोनों ने शादी कर ली। बहुत दिनों के बाद बबीता को कोई ऐसा मिला जिससे उसका अटूट रिश्ता बन गया। दोनों साथ साथ मेले में जाकर चूड़ियाँ बेचने लगे। उनकी कमाई दुगनी हो गई और अब दोनों खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगे। शादी के लाल जोड़े में लिपटी सिमरन का उसकी सास गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश करने के बाद ही उसकी सास निर्मला उससे कहती है, अरे बहू, जल्दी जल्दी अब रसोई में जाकर बढ़िया सी चाय बना कर ले आ। बाहर बहुत से मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर सिमरन हक्की बक्की रह गई। उसे बहुत बुरा लगा। तभी सिमरन के ससुर ब्रजपाल ने निर्मला देवी को टोकते हुए कहा, निर्मला, अभी बहू को घर में कदम रखे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुम अभी से उसे किचन में भेज रही हो। हाँ माँ, अभी तो सिमरन ने इस घर में सांस भी नहीं लिए और तुमने उसे आते ही काम बता दिया। अरे इसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी अभी। घर में इतने सारे मेहमान हैं, उनके लिए चाय तो आप हलवाई से भी बनवा सकती हो ना। तुम दोनों चुप रहो। मुझे नसीहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किससे क्या काम करवाना है। एक तो वैसे ही दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं लाई है और ऊपर से महारानी बनकर मेरे सर पर बैठेगी क्या? चाय तो यही बनाएगी। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं कुछ ही देर में सबके लिए चाय बना दूंगी। चल फिर मैं तुझे रसोई का रास्ता दिखा दूं। अब से तुझे ही उसे संभालना है। सिमरन ने शादी के जोड़े में ही सबके लिए चाय बनाई और परोसी भी, और आखिर में खुद के लिए और राहुल के लिए भी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे माफ कर दो सिमरन, माँ ने आते ही तुमसे घर का काम करवाना शुरू कर दिया।
कोई बात नहीं जी, कल से भी तो ये सब काम मुझे ही संभालना था, तो क्यों ना आज से ही सही। फिर वो दोनों आराम से बैठकर चाय पीने लगे कि तभी उनको निर्मला की चिल्लाने की आवाज आई और दोनों बाहर की तरफ दौड़े। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? माँ, आपने फिर से बंदर देख लिया क्या? बंदर? माँ जी को बंदरों से डर लगता है क्या? निर्मला चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। उसने डरते हुए हाथ उठाया और कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया, जहाँ एक बंदर बैठा हुआ था। माँ जी, ये बंदर आपका क्या बिगाड़ लेगा? ये बंदर ही तो है, कोई शेर या चीता थोड़ी ना है। सिमरन, हंसना बंद करो यार। माँ को बंदरों से प्रॉब्लम है। वो क्या कहते हैं उसे, फोबिया है इन्हें बंदरों से। बचपन में उन्हें एक बार बंदर ने काट लिया था, तब से उन्हें मन में बंदरों को लेकर डर बैठ गया है। राहुल और सिमरन बात ही कर रहे थे कि तभी निर्मला डर के मारे बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, माँ होश में आओ माँ। माँ। मुंह पर पानी के छींटे पड़ते ही निर्मला को होश आ गया। इसी बीच सिमरन ने बंदर को डंडा दिखाकर वहाँ से भगा दिया। बंदर कहाँ गया बंदर? तुम डरो मत माँ, सिमरन ने उसे भगा दिया। इसके बाद निर्मला को शांत करके राहुल और सिमरन भी अपने कमरे में चले गए। सिमरन मन ही मन सोचने लगी, माँ जी को बंदरों से बहुत डर लगता है। अगर मैं एक बंदरिया बन जाऊँ तो माँ जी मुझे फालतू में परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे डरने भी लगेंगी। काश मुझे कोई जादू आता तो झट से बंदरिया बन जाती। कुछ देर बाद सिमरन की मुंह दिखाई शुरू होती है और सारे रिश्तेदार उसे तोहफे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सिमरन बहू, अब जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना दे, मैं तब तक कमरे में आराम कर लेती हूँ। और हाँ, खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। बेचारी सिमरन किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। खाने की टेबल पर खाना खाते वक्त निर्मला सिमरन से कहने लगी, छी सिमरन, इसे सब्जी कहते हैं, ना ही इसमें तड़का लगा है और ना ही कोई मसालों की खुशबू है। ऐसा खाना खाते हो क्या तुम लोग अपने घर पर? निर्मला, बस भी करो, आते ही उस पर शुरू हो गई। नई बहू से इतना काम काज कराना सही बात नहीं है। आप तो चुप ही रहो जी, सास बहू के मामले में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तू सारे बर्तन धोने के बाद ही सोने जाना। और हाँ, सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई, कपड़े, खाना बनाना, बहुत सारे काम हैं। कुछ ही दिनों में सिमरन ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। एक दिन वो सब्जियां और फल लेकर बाजार से घर लौट रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हाँ माँ, आप ये फल खा लीजिए। देखते ही देखते उस बूढ़ी अम्मा ने सारे फल खा लिए। लगता है इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तभी तो 1 किलो केले और आम खा गई। बिल्कुल सही कहा बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। लेकिन ये आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे ये भी पता है कि तू अपनी सास से बड़ी दुखी है और तेरी सास बंदरों से बहुत डरती है। अरे वाह, आप तो कोई जादूगरनी लगती हो। हाँ, दरअसल मैं एक जादूगरनी ही हूँ और मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी हैं। इतना कहकर वो औरत कुछ जादुई शक्तियाँ सिमरन के अंदर डाल देती है। अब तू किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है। क्या सचमुच? तो क्या मैं एक बंदरिया बन सकती हूँ? हाँ, तू बंदरिया बन सकती है और अपनी सास को डराकर अपने काबू में भी कर सकती है। इसके लिए तुझे ये मंत्र अपने मन में बोलना होगा, ए जादुई कला कलंदर, जल्दी से बना दे तू मुझे बंदर। और जब तुझे वापस लड़की बनना होगा तो फिर अपने मन में कहना होगा, ए जादुई कलाकंदर, जल्दी से बना दे तू मुझे फिर से लड़की। खुश मन से सिमरन तभी अपने घर आ गई और निर्मला देवी उस वक्त गुस्से में लाल पीली हुई खड़ी थी। इतनी देर से कहाँ मर गई थी तू? कब से बाजार गई थी? मैंने अभी तक शाम की चाय नहीं पी, जा जल्दी से बनाकर ला। अगर एक दिन खुद ही बना लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता।
उसके इतना कहते ही निर्मला ने डंडों से सिमरन की पिटाई शुरू कर दी। तभी सिमरन ने अपने मन में कहा, ए जादुई कला कलंदर, जल्दी से बना दे तू मुझे बंदर। इतना कहकर वो एक बंदरिया बन गई। बंदर देखते ही निर्मला के हाथ से डंडा छूट गया और वो जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन उस वक्त घर में और कोई नहीं था। वो आगे आगे भागने लगी और बंदरिया बनी सिमरन उसके पीछे पीछे भागी। निर्मला झट से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल और बाबूजी कभी भी ऑफिस से घर आ सकते हैं। अब मुझे अपने असली रूप में आना होगा। ए जादुई कला कलंदर, जल्दी से बना दे तू मुझे फिर से लड़की। तभी राहुल और ब्रजपाल घर आ गए। अरे बहू, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? माँ जी, वो तो कब से अपने कमरे में बैठी है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। राहुल ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो वो बेहोश थी। सिमरन ने निर्मला के मुंह पर पानी के छींटे मारे। निर्मला होश में आते ही बहु बंदरिया बन गई। माँ, अब बस भी करो, बहुत हुआ आपका। ये सब ड्रामा अब बंद भी करो। हद होती है यार किसी भी बात की। अब तो तुम बहू को भी बनरिया समझने लगी हो। इस तरह किसी को भी निर्मला की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन के बाद निर्मला जब भी सिमरन पर अत्याचार करने की कोशिश करती तो वो बनरिया बन जाती और निर्मला डर के मारे वहाँ से भाग जाती। अब जब भी सिमरन और निर्मला अकेले घर में होती तो निर्मला सिमरन के सामने जाती ही नहीं और वो खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियां निभाती, वो भी बिना रोक टोक के।